दोस्तों मैं सचिन त्यागी, आप देख रहे हो भारत तक। दोस्तों अभी हमारे साथ है माननीय श्रीकांत त्यागी जी, राष्ट्रीय नवनिर्माण दल के राष्ट्रीय माननीय अध्यक्ष। अभी इनसे बातचीत करेंगे इस दौरे की क्या विशेषताएं, ये दौरा इन्होंने जो क्षेत्र में किया है किस लिए किया है। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी सर, इस दौरे की क्या मुख्य विशेषता है? देखिए, दौरा है उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक, लोग दतिया तक जा रहे हैं और चूंकि पूरे प्रदेश और देश में राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल का संगठन और उसके पदाधिकारी मौजूद हैं, तो उसी क्रम में जनपद जनपद में, मध्य प्रदेश के जनपद में और उत्तर प्रदेश के जनपद जो भी रास्ते में जनपद पड़ रहे हैं, सभी हमारे कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं, स्वागत किए हैं। समाज के लोग हैं यहाँ। पार्टी का जो मूल वोटर है त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज, वो यहाँ मौके पर उपस्थित है, अपने दल में हर्ष उल्लास के साथ सम्मिलित हो रहा है, अपनी पार्टी के झंडे को बुलंद कर रहा है और हमारे विचारों को मजबूत, हमारे हाथों को मजबूत करना है। क्या ये जो नवनिर्माण दल है, क्या वो एक समाज के लिए है, पूरे उत्तर प्रदेश के सर्व समाज के लिए? देखिए, जब कोई पार्टी बनती है, सबसे पहले उसका जो मूल कैडर वोटर होता है उसको समझाया जाता है कि दल क्यों आवश्यकता है। जब दल के एक कैडर वोट के रूप में उसका समाज साथ खड़ा होता है, तो हम लोग दूसरे व्यक्ति को चुनाव जिताने और हराने की सक्षमता पैदा करते हैं। तो हमारे लोगों का इस पे क्यों हक अधिकार है और किस लिए पार्टी को समाज के लिए लड़ाई लड़ने की आवश्यकता पड़ी है, ये समझाने के काम के साथ साथ में यहाँ हर समाज, हर धर्म, हर मजहब और हर पंथ की हमें आवश्यकता और हम उसका काम कर रहे हैं। तो यहाँ पार्टी में कोई जातीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, पंथ भेदभाव नहीं है। ये सर्व समाज की पार्टी है, परंतु हमारी जो नैतिक मूल्य और नैतिक हमारी जिम्मेदारी बनती है, वो यही बनती है कि जिस समाज में हमने जन्म लिया है, जिस समाज के आशीर्वाद से हमें ताकत मिली है, उस समाज के हक अधिकारों की बात भी हम इस मंच से करें, अन्यथा इस पार्टी का होने का कोई वजूद नहीं है। क्या ये पार्टी आगे आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में क्या पार्टी अपने उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवार घोषित करेगी? 2027 में पूरे प्रदेश में और अन्य जनपदों, अन्य राज्यों में भी, उत्तर प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में भी पार्टी अपनी उम्मीदवारी घोषित करेगी और आने वाले जिला पंचायत चुनावों में भी हम लोग पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और पार्टी के साथ में त्यागी भूमिहार मोहियाल गालव जो जाति का, जो त्यागी ब्राह्मण समाज का वोट है, उसके साथ साथ अन्य सभी धर्म और समाज के लोग पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं इस विश्वास के साथ में कि जो बीजेपी का एक हम लोगों को तबका दिया हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी का दरी बिछाने वाला वोटर त्यागी ब्राह्मण गाला मोहियाल चितपावन अयंगर अय्यर दास मिश्र निमूद्रीपाद नार्वे नाबिल हेगड़े, कई जगह पर कई नाम त्यागी ब्राह्मण समाज को जो उन्होंने दरी बिछाने वाला तबका का नाम दिया था, अब ये किसी की दरी नहीं बिछा रहा है। ये अपने झंडे का सम्मान कर रहा है, ये अपनी पार्टी का सम्मान कर रहा है, अपने विचारों को साथ लेके चल रहा है और अब ये अपने मूल्यों पर, अपने हक अधिकारों की बात करता हुआ अपने लड़ाई लड़ने का काम करेगा। नहीं, भाजपा में जो देखा जा रहा है, आप डेली जो न्यूज़ें आ रही हैं उसके हिसाब से आंकड़ा लगाया जा रहा है कि ब्राह्मण समाज बीजेपी से कहीं ना कहीं खपा है, कहीं ना कहीं बीजेपी ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रही है और ब्राह्मण समाज पर अत्याचार कर रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ब्राह्मणों पर अत्याचार पूरा जग जाहिर है, किसी छिपा हुआ नहीं है। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य सभी राज्यों में जब भी ब्राह्मणों के ऊपर कोई टीका टिप्पणी या कोई अनैतिक उनके ऊपर, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, कोई बोलने को तैयार नहीं होता है। प्रदेश की सरकार मूक बने हुए रहती है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो देखा नहीं आपने यहाँ के मुख्यमंत्री जी का बयान कि पंडित जी पानी लागू और धाएं से गोली चलाने की बात उन्होंने मंच से कही थी। ये शर्मनाक बयान देने के बावजूद भी अगर कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा ब्राह्मणों का पतन करने के लिए इस समय उनकी पराकाष्ठा जो देखने को मिल रही है वो छुपी हुई नहीं है। आज उसी सरकार में मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा, एक भाजपा और आरएसएस का पोषित, पल्लवित, अनुकंपित एक अधिकारी वर्मा एक बयान देते हैं, संतोष वर्मा एक बयान देते हैं कि कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मुझे दान दे दे, कोई ब्राह्मण की बेटी मेरे बेटे से आके शादी के संबंध बना ले तो मैं आरक्षण से छोड़ने की बात करूंगा। ये किसका बयान हो सकता है? हम लोग तो आरक्षण के विरोधी नहीं है, ना ही हमने आरक्षण का विरोध किया, ना ही हमें आरक्षण चाहिए। हमारा तो समाज त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज तो वो समाज है, अगर आप आरक्षण देंगे भी तब भी समाज स्वीकारेगा नहीं। हम लोग पुरुषार्थ के लोग हैं, हम लोग पुरुषार्थ विश्वास के लोग हैं, हम लोग वो लोग हैं जिन लोगों ने हमेशा से आंदोलन के माध्यम से, पुरुषार्थ के माध्यम से अपने हक अधिकारों को लेने का काम किया है। हमने कभी आरक्षण नहीं मांगा। आरक्षण समाप्त करने की अगर बात एक विशेष व्यक्ति
एक संतोष वर्मा अपने बेटे की शादी होने मात्र पर संपूर्ण आरक्षण समाप्त होने की बात कर सकता है। पहली बात तो ये ब्राह्मण विरोधी बयान नहीं है, ये बयान दलित विरोधी है। आप सोचिए, किसी एक व्यक्ति को ब्राह्मण की बेटी मिलने से पूरे समाज का आरक्षण समाप्त हो जाए, ये उस समाज होना चाहिए कि ये व्यक्ति किसका व्यक्ति हो सकता है? ये व्यक्ति बीजेपी और आरएसएस का व्यक्ति है। ये व्यक्ति उन्हीं की भाषा बोल रहा है जो उसके मालिक बोलते हैं, और ये व्यक्ति कोई ब्राह्मण विरोधी नहीं है। अगर ब्राह्मण विरोधी व्यक्ति होता तो ये कहता कि मेरा आरक्षण मुक्त हो जाए, न कि पूरे समाज का। ये तो पूरे समाज का विरोधी है। दलित अनुसूचित जाति जनजाति कमजोर लोगों का विरोधी है। हमारा विरोध करने की क्षमता उसमें नहीं है। हमसे तो वो गुजारिश कर रहा है कि इनकी बेटी हमें मिल जाए। अब देना न देना निर्णय तो ब्राह्मण समाज के लोगों का है, लेकिन सोचिए कि वो कसीदे क्या कस रहा है। वो कह रहा है कि अगर दलित मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दे दे तो पूरा आरक्षण का विरोध कर दूंगा मैं। तो दलित समाज के लोगों को जूता लेकर ऐसे व्यक्ति का स्वागत करना चाहिए कि उन करोड़ों लोगों का अधिकार इसका एक बेटा खा जाएगा। अगर ऐसा संभव हो तो कोई भी ब्राह्मण उसको हो सकता है कल शाम तक अपनी बेटी अगर दे दे तो समाज क्या आरक्षण मुक्त हो जाएगा क्या? अगर ऐसा नहीं हो सकता तो ये बयान किसका हो सकता है? ये बयान उनका है जो आरक्षण को समाप्त करने वाले लोग हैं। जो पार्टी ये किसी पार्टी के द्वारा पोषित है क्या? जो आरक्षण का विरोध कर नहीं सकते लेकिन उसे खत्म करना चाहते हैं, ये बीजेपी और संघ के लोगों का विचार है, और ये उन्हीं का पोषित पल्लवित, उन्हीं का अनुकंपित अधिकारी है, तभी अभी तक कुर्सी बना हुआ है, वरना अब तक जेल में पड़ा होता। तो मैं आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज ऐसे नीच जाति के नीच शब्द को इस्तेमाल करने वाले, ऐसे तुच्छ शब्दों को इस्तेमाल करने वाले, ऐसे किसी अधिकारी के बयान से भड़कने वाला नहीं है। हम वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जब उनके पत्नी गुजरने के 5 साल बाद बड़े पैमाने पर उनको बीमारियों से ग्रस्त हो गए थे, तो हमने शारदा शरद नाम की अपनी बेटी ब्राह्मण पुत्री को, जो बाद में सविता अंबेडकर बनकर उनकी शादी की, हमने उनको देने का काम किया। हम वो लोग हैं जिस देश के अंदर जब संविधान लिखा जा रहा था, जब 60 देशों से संविधान को लिखा गया, उसका अध्ययन किया गया और 10 देशों से उसके प्रावधान को लेकर इस देश का संविधान बनाया गया और 1,45,000 शब्दों से उसको रचा गया। तो उस संविधान को रचने में जो 299 सदस्य थे, उनमें 284 जिनके साइन हुए हैं, उसमें 100 से अधिक हमारे ब्राह्मण समाज के लोग थे। हम वो लोग हैं जिसमें सर्व कृष्ण राधा पल्लव जिन्होंने देश के पहले उपराष्ट्रपति को दिया, वो इस कमेटी के अंदर थे। हम वो लोग हैं जो गोपाल कृष्ण अय्यर, जो गोपाल कृष्ण अयंगर जैसे लोगों को हमने दिया। हम वो लोग हैं जिन्होंने केएन राव साहब को दिया, हम लोग बीएन राव साहब को दिया। हम वो लोग हैं, मुद्दा बहुत चर्चाया हुआ है। हमने हमेशा देश को कुछ ना कुछ दिया है, योगदान के रूप में, शिक्षा के रूप में, समृद्धि के रूप में, इस देश के जमीनों से विस्तार के रूप में, सरकारी संस्थाओं को अपनी व्यवस्थाओं के रूप में, और समय समय पर अपने हकों को छोड़कर इस देश को जीने का, इस देश को समृद्ध करने का कोई अवसर अगर किसी ने दिया है तो इस ब्राह्मण समाज के लोगों ने दिया है। हमने परशुराम जी के रूप में आतताइयों का अंत करके यहाँ पर इस सृष्टि को समता मूलक समाज की स्थापना करने का काम किया है। हम लोगों की तुलना कोई एक छोटा मानसिकता का अधिकारी अगर करेगा वो हमारी तुलना नहीं कर सकता। वो अपनी सोच बता रहा है, किस विचारों से वो ग्रस्त है और किस विचारों से वो प्रेरित है। वो आरएसएस और बीजेपी के विचार है, वो संतोष वर्मा के विचार नहीं है। अब दलित समाज के लोग ये विचार कर लें, कि बीजेपी को वोट देकर आरक्षण से उन्हें मुक्ति पानी है या फिर भाजपा का विरोध करके उन्हें आरक्षण बने रहना है। जो भी देश में एक मुद्दा गरमाया हुआ है, क्या बीएन राव साहब संविधान निर्माता हैं, अम्बेडकर संविधान निर्माता हैं, तो आपको क्या लगता है? बीएन राव साहब संवैधानिक कमेटी के अध्यक्ष थे, जो संवैधानिक कमेटी थी जिसके अनुरूप संविधान रचा जा रहा था, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें 10 लोग और भी थे, उसके अध्यक्ष थे, और इस पूरे खाका को तैयार करने का जो काम कर रहे थे संविधान सभा कर रही थी। उस संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और उस संविधान सभा में 299 लोग थे, 284 लोग चुने हुए थे जो उसमें साइन किए हुए हैं संविधान पर। और इसमें बड़े बड़े हमारे श्रद्धेय एक से एक व्यक्ति जो ब्राह्मण समाज में पैदा हुए, जैसे केएन मुंशी जी और हमारे
बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन व्यक्तियों को शायद हमारे लोग जानते भी नहीं होंगे, जिन्होंने इस संविधान को रचा। सबसे ज्यादा जो उसमें परसेंट है ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा, जिन्होंने, क्यों नहीं होती ब्राह्मणों की? उस समय कौन से ऐसे लोग थे जिन लोगों को चुनाव लड़के आने का मौका मिलता था? जब समृद्ध, अगर तो चुनाव भी आ गए थे, नहीं, जब समृद्ध लोग जो थे वो ब्राह्मण भूमिहार समाज के ही थे, तो स्वाभाविक है कि चुनाव लड़ा उन्होंने होगा। क्रांतिकारी की जो लड़ाई थी देश को आजादी की, उन्होंने लड़ाई लड़ी होगी। अरे 15 महिलाएं थी मात्र उसमें, तो 15 महिलाओं में 6 हमारे ब्राह्मण समाज की महिलाएं थी। 299 लोगों में से सिर्फ 15 महिलाएं थी, 6 हमारे समाज की थी। मतलब कि 15 का 1/3 समाज ब्राह्मण समाज के। वो लोग कौन थे? उन्होंने ही उस संविधान को साइन किया, हस्ताक्षर किया और ये दर्शाने का काम किया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, कमजोर, असहाय लोगों, दलित समाज के लोगों, तुम्हारा अगर कोई भी रहमन नहीं होगा तो हम ब्राह्मण समाज के लोग तुम्हें तुम्हारे हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। अगर इनके खिलाफ कोई है तो विशेष जाति के लोग हैं जिनका कब्जा उत्तर प्रदेश की धरती पर है। ठीक है।